आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद के ओल्ड सिटी में मंदिर परिसर में पाए गए मांस के टुकड़ों पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। यह कोई नया मामला नहीं है। पूरे तेलंगाना में हर जगह कानून और व्यवस्था की कमी और सांप्रदायिक सद्भाव की कमी के बारे में कई मुद्दे सामने आए हैं। यह बहुत दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पहल नहीं कर रही है कि राज्य में शांति बनी रहे। मैं सरकार से इस अनावश्यक सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह करती हूं। मैं सीएम से फोन करने का अनुरोध करती हूं। इन सभी हितधारकों को शामिल करें और तुरंत गुंडों पर कार्रवाई करें। आंध्र प्रदेश में पाए गए बर्ड फ्लू के मामले के मद्देनजर तेलंगाना पुलिस ने आज राज्य में प्रवेश करने वाले मुर्गियों को ले जाने वाले वाहनों की जांच के लिए सूर्यापेट में एक चेक पोस्ट स्थापित की है। ब्रॉयलर मुर्गियों को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की ओर जाने से रोकने के लिए प्रतिदिन 2 से 3 पशु चिकित्सा अधिकारी सीमा पर ड्यूटी पर रहते हैं। बर्ड फ्लू से सतर्क तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना सीमा पर 24 चेक पोस्ट बनाए हैं। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आने वाले चिकन वाहनों की जाँच की जा रही है और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। तेलंगाना के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश में HPAI पक्षी के प्रकोप को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। जिला पशु चिकित्सा अधिकारियों और पुलिस सहित अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश के साथ सीमा पर 24 चेक पोस्ट स्थापित किए हैं। इनमें से चेक पोस्ट संयुक्त नलगोंडा जिले में स्थापित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू से बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद तेलंगाना में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हैदराबाद में नुमाइश की आखिरी तारीख आगे बढ़ाने को लेकर असमंजस अब दूर हो गया है। पहले असमंजस यह था कि हैदराबाद में नुमाइश की आखिरी तारीख 15 फरवरी होगी या 17 फरवरी। वार्षिक प्रदर्शनी जो मूल रूप से 1 जनवरी को शुरू होने वाली थी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक के कारण विलंबित हो गई और यह 3 जनवरी को शुरू हुई। देरी के कारण व्यापारियों का विचार था कि या तो प्रदर्शनी सोसाइटी को हैदराबाद में नुमाइश की अंतिम तिथि बढ़ा देनी चाहिए या स्टॉलों के किराए पर छूट देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली प्रदर्शनी की तुलना में इस साल दर्शकों की संख्या भी कम रही। हालांकि एग्जीबिशन सोसाइटी के वेबसाइट पर पहले ही 17 फरवरी आखिरी तारीख बताई गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई थी। आखिरकार व्यापारियों की मांग के आधार पर आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। सोसाइटी के सचिव बी सुंदर रेड्डी ने कहा कि प्रदर्शनी की आखिरी तारीख जो आमतौर पर 15 फरवरी होती है उसे बढ़ाकर 17 फरवरी कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हैं, वे इस बारे में बात करेंगे। प्रधान मोदी कहते हैं कि वे कुछ भी हल कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका हमारा दोस्त है और चीज़ें हल हो जाएंगी। लोग आते जाते रहते हैं लेकिन एक राष्ट्र सही होता है। राष्ट्र के पक्ष में सोचने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ट्रंप उनके दोस्त हैं। अगर ट्रंप वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनते हैं तो वे हमारे लोगों को ऐसे क्यों निकाल रहे हैं। मोदी जी जब हमेशा जाते हैं वो खुद बोलते हैं कि हमारा दोस्त है और जो हमारा दोस्त पहले हम बातचीत करके उसको कहे थे वो सब ठीक हो जाएगा, इसके बाद हम दोनों मिलके सुलझाएंगे। तो ये जो चीज़ें वो बार बार कहते हैं ये ठीक नहीं। उनका मुल्क किसी भी हिंदुस्तान ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं। अमेरिका ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं। तो देश परमानेंट रहता, व्यक्ति ये आते हैं जाते हैं। पहले ट्रंप आया, फिर गया, फिर आया। मोदी आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन देश तो रहता ना। तो देश के हित में सोचना, उसके बजाय वो हमेशा ये कहते हैं ट्रंप इज माय फ्रेंड, ट्रंप ही विल नाउ ही विल लिसन टू मी। ये बोलना ठीक नहीं है। अगर आपकी बात सुनता है तो लोगों को बगैर पूछे क्यों डिपोर्ट कर रहा है। इतना हाल ही में केरल सरकार ने मानव और वन्यजीव संघर्ष से संबंधित मुआवजा देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत यदि वन्यजीवों के हमले में किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति के सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 4 लाख
रुपए का मुआवजा मिलेगा। ये फैसला राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने लिया है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के प्रमुख सचिव शारदा मुरलीधरन ने की। पहले सांप के काटे जाने पर हुई मृत्यु को मुआवजे की सूची में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसे भी शामिल कर दिया है। वन विभाग ने राज्य और विभागीय स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का भी फैसला लिया है, जिसके लिए 3 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ये राशि एक बार में दी जाएगी और इसके जरिए आपातकालीन संचालन केंद्रों के कार्यों और रखरखाव को सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य में हाल के दिनों में वन्य जीवों के हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। केरल के कोट्टायम स्थित एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ रैगिंग करने वाले थर्ड ईयर के 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। जूनियर छात्रों ने पुलिस को बताया कि करीब 3 महीने से उनके साथ रैगिंग की जा रही है, जिससे तंग आकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। छात्रों ने शिकायत में बताया कि पिछले साल नवंबर महीने से रैगिंग शुरू की गई थी। ये घटना कोट्टायम के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में हुई, जहाँ तिरुवनंतपुरम के रहने वाले फर्स्ट ईयर के तीनों छात्रों ने गांधीनगर पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पिछले 3 महीने से जारी हिंसक रैगिंग के बारे में बताया गया। शिकायत के बाद आरोपी छात्रों को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया और एंटी रैगिंग एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। एक न्यूज़ के मुताबिक पुलिस ने बताया कि फर्स्ट ईयर के छात्रों को नग्न खड़े होने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी छात्रों ने ज्योमेट्री बॉक्स से हमला भी किया। उनकी क्रूरता ये नहीं रुकी, उनके शरीर पर हुए घाव पर लोशन लगाया, जिससे और दर्द हुआ। जब पीड़ित दर्द से चिल्लाने लगे तो उनके मुंह में जबरन लोशन ठूस दिया गया। ये भी आरोप है कि आरोपी छात्रों ने इसका वीडियो भी बनाया और पीड़ितों को धमकी दी कि अगर उन्होंने रैगिंग की रिपोर्ट करने की हिम्मत की तो उनका फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। पीड़ितों ने अपनी शिकायत में ये भी दावा किया है कि रविवार को सीनियर छात्र नियमित रूप से जूनियर से शराब खरीदने के लिए पैसे वसूलते थे। जो लोग पैसा देने से मना करते थे उन्हें पीटा जाता था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके सांसद दयानिधि मारन की ओर से संस्कृत को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि संस्कृत में कार्रवाई को लेकर मारन ने जो टिप्पणी की है वो अनुचित टिप्पणियां न केवल खराब है, बल्कि जब सर भारत की भाषाई विरासत की बात आती है तो डीएमके के चयनात्मक आक्रोश पाखंड और प्रचार को भी उजागर करती है। करदाताओं के पैसे की असली बर्बादी तो विभाजनकारी राजनीति में शामिल होना है। हमें दूसरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक भाषा को कम करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी बयानबाजी की उचित रूप से निंदा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की सराहना करता हूं। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि अब संस्कृत, उर्दू तथा मैथिली समेत 6 और भाषाओं में सदन की कार्रवाई का भाषा रूपांतरण होगा। अभी तक कार्रवाई का रूपांतरण अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में हो रहा था। स्पीकर ने कहा कि उनका प्रयास है कि मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं में सदन की कार्रवाई का रूपांतरण एक साथ हो। उन्होंने आगे कहा कि अब बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू में सदन की कार्रवाई का रूपांतरण होगा। और स्पीकर के ऐलान पर डीएमके सांसद उदयनिधि मारन ने सदन में संस्कृत भाषा में कार्रवाई के रूपांतरण के फैसले पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में सिर्फ 73,000 लोग संस्कृत बोलते हैं। ऐसे में टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद क्यों किया जा रहा है। भारतीय जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण आज से अपनी सनातन यात्रा शुरू कर रहे हैं। 4 दिवसीय इस आध्यात्मिक यात्रा में वे केरल और तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करेंगे। आधिकारिक रूप से इसे एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस यात्रा के व्यापक राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं, जिससे दक्षिण भारत में एनडीए के लिए समर्थन मजबूत हो सकता है, क्योंकि तमिलनाडु और केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पवन कल्याण ने हाल ही में सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने तिरुपति में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि सनातन धर्म की मान्यताओं की रक्षा के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी को यूपी की राजधानी लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के सिलसिले में लखनऊ की एक अदालत ने समन भेजा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 24 मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया है। बता दें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है, जिसके बाद कोर्ट ने भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में तलब किया।
दरअसल 6 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी। परिवाद के मुताबिक राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा था कि 9 दिसंबर 2022 को चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की पिटाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। 12 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने राहुल गांधी के बयान का खंडन किया। सेना ने आधिकारिक बयान दिया है कि चीनी सेना अरुणाचल में अवैध रूप से घुसी थी, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया और चीनी सेना वापस चली गई। वादी के मुताबिक वो सेना का सम्मान करते हैं और राहुल गांधी ने सेना का मजाक उड़ाकर मानहानि की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 24 मार्च को राहुल गांधी को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की ओर से मुफ्त में दी जाने वाली सुविधाओं पर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने फ्री बीज की घोषणाओं करने की प्रथा की निंदा की है। कोर्ट ने कहा कि लोग काम करने के इच्छुक नहीं है क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। यह टिप्पणी जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की है। बेंच शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गवई ने कहा कि दुर्भाग्य से इन मुफ्त सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं है। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कोई काम किए राशि मिल रही है। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए आश्रय की व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जाएगा। वहीं पीठ ने अटॉर्नी जनरल को केंद्र सरकार से यह पूछने का निर्देश दिया कि शहरी गरीब उन्मूलन मिशन कितने समय में लागू किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।